बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन ऑफ फोर्सेस और एग्जांपल 4.1 को सॉल्व किया था। इसके अलावा आज हम लोग जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसको स्टडी करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 82 और 83 के ऊपर ये कंप्लीट टॉपिक है। तो हम जो है इसी वीडियो के अंदर ये सारा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे अंटिल कपल एग्जाम्पल 4.2 से पहले पहले। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है देखते हैं कि बुक के अंदर जो है इसको किस तरह से लिखा हुआ है और इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा कि इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, ये जो हमारे पास टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें क्या लिखा है। We have learned so far that a net force affects the linear motion of an object। ठीक है, अभी तक आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स लगती है तो उसकी वजह से वो फोर्स किस चीज़ को इफेक्ट करती है, लीनियर मोशन को, मतलब एक लाइन में जो मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट सिंस रिजिड ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो रोटेट। जो हमारे पास आगे जो है ये रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन भी आएगी, वहां से हम देख लेंगे इसको। जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिजिड बॉडीज होती हैं, ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर फोर्स लगाए और उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो उन बॉडीज को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक हो गया, जैसे आपकी बुक है तो ये हमारे पास एक क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, यह एक टेबल है, ये भी हमारे पास रिजिड बॉडी की ही एग्जाम्पल है। सो वी नीड टू एक्सटेंड आवर कॉन्सेप्ट टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हमने जो है देखना है कि पिछले चैप्टर्स के अंदर आप जो है वो जस्ट लीनियर मोशन को स्टडी करते आए कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही थी और ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन में मूव कर रहा था। अब हम देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइन में मूव करने की बजाय रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना शुरू कर देती है उसको ही हम लोग जो है वो टर्निंग फोर्स बोलते हैं और इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। सो यहाँ से हमारे पास ये डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं। व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर, जब हम किसी डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स रोटेट्स द डोर अबाउट इट्स हिंजेस। ठीक है, ये जो उसके हिंजेस होते हैं, जहाँ से वो डोर को पकड़ा होता है, ठीक है, उसके जो कब्जे होते हैं उसके अराउंड जो है वो डोर मूव करता है, मतलब कि टर्न करता है। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये भी आप डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं। व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर वी अप्लाई फोर्स, दिस फोर्स रोटेट्स द डोर अबाउट इट्स hinges, this is called turning effect of force. Similarly, we use turning effect of force when we open or close at water tap। जो घर के अंदर जो है वो पानी वाली टैब होती है, ठीक है, उसको भी ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग जो है उसको टर्न करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और वो टर्न होती है। सो आगे इसी चीज़ को डिटेल के अंदर स्टडी करने के लिए कुछ जो है वो टर्म्स है उनको हमने डिस्कस करना है। सो लेट अस डिफाइन सम टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ये वर्ड आया था रिजिड बॉडी। अब जो है ये रिजिड बॉडी की यहाँ पे डेफिनेशन है। रिजिड बॉडी कौन सी होती है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाए बट उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। इफ द पार्टिकल्स बिटवीन if the distance between 2 points of a body remains the same under the action of a force, it is called rigid body। ठीक है, सो rigid वैसे होता है सख्त, जो है इसका जो है वो मीनिंग होता है वर्ड का। ठीक है, हार्ड या rigid मीनिंग है। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है और वो क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ड्यूरिंग रोटेशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स सर्कल्स। जैसे कि आपको ये जो है ये एक फिगर 4.3 में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास समझ लें कि एक बॉडी है, ये समझ लें एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड है। तो वो जो है उसको अगर हम लोग फोर्स लगाएं पॉइंट ए या बी के ऊपर तो उसके सारे पार्टिकल जो है वो एक जो है वो लाइन के अराउंड मूव करते हैं। तो जिस लाइन के अराउंड वो पार्टिकल्स की मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो है वो डेफिनेशन है, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन all the particles of rigid body rotate along fixed circles as shown in figure 4.3। the straight line joining the centers of these circle is called axis of rotation। ये मैंने जो है नोट्स में बहुत आसान करके डेफिनेशन ये जो है वो बनाई हुई है,
तो वहाँ से आप जो है इजीली कर सकेंगे। इन दिस केस इट इज़ ओ जी, ठीक है। यहाँ पे जो है डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, ओ जी। एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने के लिए आप सिंपली जो है एक फ़ैन की मिसाल ले सकते हैं कि एक फ़ैन जो होता है, एक एक्सल होता है, उसके गिर्द जो है उसके जो पर होते हैं वो सारे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, जो जो उसका एक एक्सल बना हुआ है जिसके अराउंड वो सारे के सारे जो है उसके पर मूव कर रहे हैं, वो भी हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। वो सीधी जो है वो लाइन मूव कर रही है। सो यहाँ पे जो है ये नीचे एक एक्टिविटी भी दी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एक एक्टिविटी है। इसमें दो बच्चे जो है वो सी सॉ के ऊपर बैठे हुए हैं और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये पिवट पॉइंट है, ठीक है। आगे जो है ये इसी को समझाने के लिए इसको जो है मैंने नोट्स के अंदर लिख दिया है, तो इसको पढ़ने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की, ठीक है। द लाइन along which the force act is called line of action of force। line of action of force क्या है कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको जो है यहाँ से देख लें तो ये जो एक जो है वो एक बच्चा यहाँ पे सीसा के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, नीचे की तरफ इधर को, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखें, जो नेक्स्ट टर्म है जो इसमें यूज होती है वो क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नाउन एज मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स और सिंपली मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास एक डायग्राम है उससे आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये जो है, ये देखिए जरा जी, ये हमारे पास है एक नट और एक जो है वो है स्पैनर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये चाबी जो होती है जो मैकेनिक यूज़ करते हैं किसी नट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो इसको समझाने के लिए कि मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तीन चीज़ें जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअली जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि हमारे पास जो है जैसे कि हमने ये स्पैनर जो है एक नट को अगर हम लोग टाइट करना चाहते हैं तो हम जो है इसके ऊपर यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए या बी किसके ऊपर फोर्स लगा के जो स्पैनर को मूव करना है वो आसान है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के ऊपर फोर्स लगा के टर्न करना क्यों इतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये मोमेंट आर्म जो है इसका ज़्यादा है और यहाँ से अगर आप देखें तो मोमेंट आर्म कम है। मोमेंट आर्म क्या होता है, जहाँ से बॉडी ने रोटेट करना है, जिस पॉइंट से रोटेट करना है और जहाँ पे फोर्स अप्लाई हुई है उसके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, ठीक है। यही वजह होती है कि ये जो डोर्स होते हैं इनके जो है वो हैंडल्स होते हैं डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए, वो जो है वो दूर बनाए जाते हैं हिंजेस से। ये जो कब्जे होते हैं ना, कब्जों से ये दूर बनाए जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि जब ये हैंडल अगर हम इस साइड पे रख लेंगे तो डोर को बंद करना या ओपन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये जो हैंडल्स होते हैं ये जहाँ पे उसने रोटेट करना होता है डोर ने उससे दूर बनाए जाते हैं। दैट इज बेसिकली द मोमेंट आर्म। ये जो डिस्टेंस होता है जहाँ से बॉडी ने रोटेट करना है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी मूव करती है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस बेसिकली मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अब जो है आप मोमेंट आर्म की जरा डेफिनेशन पढ़ें। आई होप आपको अब जो है ये बड़ी अच्छी तरह से ये समझ आएगी डेफिनेशन क्या है। ये तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। The line along which the force act is called line of action of force, or the perpendicular distance between the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation is known as moment arm or simply moment arm, ठीक है। ये देखें ज़रा इसमें क्या है कि इसको आप जो है वो आसान जो है डेफिनेशन वो भी मैंने जो है वो नोट्स में लिखी है, वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं
ये जो डोर वाली बात है ये भी लिखी हुई है, तो इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो भी मैंने जो है वो नोट्स के अंदर लिख दिया है, तो वो आप जो है वो नोट्स से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। जो चीज़ हमने समझनी थी, ये टर्म्स हमने समझनी है। अब टर्म्स के बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, द टर्निंग effect of a force is measured by a quantity known as moment of force or torque. moment of force का मतलब है ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी के ऊपर लगे और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय रोटेट करना शुरू कर दे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर सिंपली उसको बोल देते हैं हम लोग टॉर्क। ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल होता है? अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये आता है, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने लिखना होता है और साथ में यूनिट भी लिखना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो डेफिनेशन है वो किसके इक्वल आएगी, द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ। ठीक है, ये हमने देखा है ऊपर, ये जो स्पैनर और नट वाली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जितना ज्यादा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ये नट को घुमाना हमारे लिए आसान होगा और टर्न जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो टर्निंग फोर्स का इफेक्ट है वो उतना ज्यादा होगा जितना हमारे पास ये अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी और जितना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारा डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। तो इसी चीज को हम लोग जो है वो अगर देखना चाहें कि जो टर्न है वो कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, और उसको हम लोग जो है वो एल से शो करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये नीचे एक डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर जो है ये एक्सिस बताया गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एल है। तो यहाँ से हम जो है इसकी जो है वो हमने डेफिनेशन बनाई हुई है कि ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो ये टॉर्क इक्वल है एफ मल्टीप्लाई एल। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, और एल जो क्या है, मोमेंट आर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये सिंबल होता है टाउ का, ये हमारे पास जो है ये टॉर्क का सिंबल है, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एल। आगे इसमें से जो जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है वो मैंने नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें जो भी हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी मैं आपके साथ नोट्स के अंदर शेयर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है जो है वो कपल। ठीक है, अब एक ये जो कपल ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, अ कपल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क। ये हमारे पास जो है टॉर्क की ही एक स्पेशल टाइप होती है, और उसमें क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट मतलब एंटी पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो ये भी टर्न प्रोड्यूस करेगी ना। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो है यहाँ पे एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे एक हाथ से डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है और एक हाथ से अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, और ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या बनाती हैं, कपल। ठीक हो गया। सो ये कपल की यहाँ पे फिर डेफिनेशन है, और ये हम बहुत सी जगहों के ऊपर जो है ये दोनों एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे होते हैं, एक अपवर्ड, और वो भी टॉर्क की प्रोड्यूस करती है। A couple is a special type of torque we observe at many situations in our daily life when two equal and opposite parallel forces produce torque. For example, while opening or closing a water tap, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी उसकी कि जब हम एक वाटर टैप को ओपन कर रहे होते हैं या क्लोज कर रहे होते हैं, टर्निंग द की इन द लॉक, लॉक के अंदर जब की लगा रहे होते हैं तो तब भी हम दो साइडों से फोर्स लगा रहे होते हैं। ओपनिंग अ लिड ऑफ अ जार एंड टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर कार, we apply pair of forces in opposite direction, the torque produced in this way is known as couple। उस टाइम जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। यहाँ पे अब डेफिनेशन आ जाएगी कपल की, when two equal and opposite parallel forces act at two different points of the same body they form a couple। आगे जो है इसमें से भी जो हमारे पास ये जो स्टीयरिंग व्हील वाली है इसमें से भी मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है, तो भी मैं आपके साथ जो है वो नोट शेयर कर देता हूँ। और यही जो है ये टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने थे। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अभी नोट्स के अंदर भी जो आपको कोई टर्म मुश्किल लग रही होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास नोट्स है, टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आएगा, व्हाट इज मेंट बाय टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी इट कैन रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन आप जो है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता क्या है, तो आप ये डेफिनेशन जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। मतलब जब फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे लगे और वो फोर्स जो है वो बॉडी को रोटेट कराना शुरू कर दे, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, सो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, डिफाइन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, हमने डिस्कस भी किया अभी, a body in which the distance between any two points remains the same under the action of force is called a rigid body। ठीक हो गया। और इसकी मिसाल आप जो है वो कह सकते हैं अ स्टोन, अ टेबल, अ चेयर, ये सारी की सारी क्या होती है, रिजिड बॉडी। इनके ऊपर फोर्स लगाने से इनके दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। बट अगर आपने जो है एक बलून के अंदर जो है वो वाटर को फिल किया हुआ है और उसको जब कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो जो है वो हमारे पास रिजिड बॉडी नहीं होगी। आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी हमने डिस्कस किया है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ्स ऑफ पार्टिकल ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो हमारे पास लाइन जिसके अराउंड जो है कोई भी रिजिड बॉडी है उसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपली, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बहुत आसान सी डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, of line of action of a force from the axis of rotation is called moment arm of force। इसको भी हमने जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, तो इसके लिए पहले उसकी डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ठीक है, जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। और इसको जो है वो ऐसे हम लोग जो है मैथमेटिकली टाउ इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एल, जहाँ पे टाउ जो है ये किसको शो कर रहा है, टॉर्क को, और ये जो है एफ जो है ये अप्लाइड फोर्स है। ये टाउ जो होता है ये एक सिंबल है हमारे पास जो कि टॉर्क को शो कर रहा है, और एफ जो है अप्लाइड फोर्स है, और एल जो है ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म। आगे जो है प्रॉब्लम्स के अंदर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर। कैसे, क्योंकि टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड मोमेंट आर्म का, तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन और मोमेंट आर्म का जो यूनिट है वो मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जी, ये जो मैंने कहा था कि ये पैराग्राफ में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं अब क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाले, व्हाट इज कंडीशन व्हेन टॉर्क बिकम्स जीरो। टॉर्क जो है वो जीरो कब होता है, वो लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए थे उनमें से ये क्वेश्चन बनाया है। सो टॉर्क बिकम्स जीरो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब टॉर्क उस टाइम जीरो होगा जब जिस पॉइंट से बॉडी ने रोटेट करना है आप फोर्स भी उधर ही लगाना शुरू कर दें, तो बॉडी जो है वो टर्न नहीं होगी। ठीक है, देन द मोमेंट आर्म इज जीरो, तो फिर मोमेंट आर्म जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो ये भी उस पैराग्राफ के अंदर गिवन है आपकी बुक के अंदर। इफ द फोर्स टेंड टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज द टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स जो है वो बॉडी को किस डायरेक्शन में मूव कराए, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे। ठीक हो गया, ये हमारे पास कौन सी टर्न है, एंटी क्लॉक, और क्लॉक ऐसे मूव करता है ऐसे। ठीक है, द टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, तो उस टाइम टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे। इफ द फोर्स टेंड टू रोटेट द बॉडी क्लॉकवाइज जो है इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन, द टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव, तो फिर टॉर्क जो ये बेसिकली टॉर्क की जो है वो डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, व्हाट इज कपल।
ठीक है, तो ये कपल की डेफिनेशन बुक के अंदर भी गिवन है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। सो a couple is a special type of torque when two equal and opposite forces act at two different points of the same body, they form a couple। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए हम लोग जो है वो कपल अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। गिव एग्जांपल्स ऑफ कपल इन डेली लाइफ, देखें वो एग्जांपल्स फिर आ गई हैं। सो पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग अ वाटर टैप, उसके बाद टर्निंग अ की इन अ लॉक, ओपनिंग द लिड ऑफ ए जार एंड टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार। इन सब के एग्जांपल्स के अंदर हम लोग जो है वो कपल यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाई आर डोर हैंडल्स फिक्स्ड फार फ्रॉम द हिंजेस। ठीक है, कि डोर का जो हैंडल होता है जिससे पकड़ के दरवाजे को खोलना होता है या बंद करना होता है, वो जो है दूर क्यों जो है वो लगाया जाता है उसके कब्जों से। ठीक है, दरवाजे के कब्जे होते हैं वहाँ पे वो फिक्स होता है। ठीक है, उससे दूर हैंडल लगाया जाता है ताकि हमारे पास मोमेंट आर्म बढ़ जाए, जो फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन और अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाए और हम लोग जो है वो इजीली जो है वो दरवाजे को खोल सकें या बंद कर सकें। Door handles are fixed far from the hinges to increase the moment arm, so that a small force can produce a large turning effect torque, making it easy to open or close the door। नीचे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई L। नेक्स्ट जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वाई इट इज़ ईजियर टू ओपन अ नट विद ए लॉन्गर स्पैनर। लॉन्गर स्पैनर जो है ये चाबी होती है जो मैकेनिक के पास होती है ना नट को खोलने वाली, उसको बोलते हैं स्पैनर। सो क्यों आसान होता है एक नट को खोलना अगर स्पैनर जो है वो बड़ा स्पैनर हो, तो उसमें भी यही जो है वो कॉन्सेप्ट लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट आर्म को बढ़ाते हैं। Because a longer spanner provides a longer moment arm, so less force is needed to produce the required torque। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्या है जी, ये जो है ये नीचे गिवन था, जो टॉपिक था कपल वाला उसके नीचे। व्हाट इज रोल ऑफ स्टीयरिंग व्हील इन व्हीकल्स। सो जो स्टीयरिंग व्हील्स है मॉडर्न जो व्हीकल्स हैं उसमें उसका क्या रोल है। व्हेन वी टर्न अ स्टीयरिंग व्हील अ कपल इज अप्लाइड। मॉडर्न कार्स यूज पावर स्टीयरिंग विद हाइड्रोलिक फ्लूइड, उसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, इसको आप चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। which reduces the required force and make steering effortless। ठीक है, गाड़ी को मोड़ना जो है उसमें आसान हो जाता है। तो ये भी जो है वो लास्ट पे डू यू नाउ एक बॉक्स था उसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन था। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।